स्टॉक मार्केट में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। मोस्ट इन्वेस्टर किस चीज के पीछे भागते हैं? स्मॉल कैप मल्टी बैगर्स। सबको लगता है कि सबसे ज्यादा वेल्थ बनती है 10x 20x नेक्स्ट स्मॉल कैप मल्टी बैगर ढूंढने पे, लेकिन एक चीज लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी लार्ज कैप कंपनीज भी पावरफुल रिटर्न्स देती है, वो भी बिना अननेसेसरी रिस्क के। कब? जब उसका प्रॉफिट सडनली तेजी से ग्रो करना स्टार्ट कर दे। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, देखो कंपनी का रेवेन्यू तो ग्रो करता ही है, लेकिन जब सारे खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, जिसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं, अगर वो और तेजी से ग्रो करना स्टार्ट कर दे तो मार्केट वो बिजनेस को अलग नजरिए से देखना चालू कर देता है और वहाँ होता है वैल्यूएशन री रेटिंग एंड वहाँ से स्टॉक का नेक्स्ट कंपाउंडिंग फेज चालू होता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एक्स्ट्रा ले लो, हम डिस्कस करेंगे 6 लार्ज कैप कंपनी जिनकी रिसेंटली पैट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफी ग्रोथ आई है और अगर ये कंपनीज का बेट सही रहा तो काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। लेकिन स्टॉक्स देखने से पहले ये समझ लेते कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना क्यों मैटर करता है। देखो, रिटेल इन्वेस्टर्स मोस्टली 2 चीजों पे ध्यान देते हैं, कंपनी का रेवेन्यू कैसा चल रहा है या फिर कंपनी का स्टॉक प्राइस कैसे चल रहा है। लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स एक और चीज पे ध्यान से नजर रखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक सिंपल रूल ही काम आता है, स्टॉक प्राइसेस अल्टीमेटली प्रॉफिट को ही फॉलो करते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई कंपनी का रेवेन्यू 10-12% ग्रो कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, बट अगर उसका प्रॉफिट 30-40% से ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कंपनी अपने कॉस्ट अच्छे से कंट्रोल कर रही है या फिर उसके मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं, बिजनेस में ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ गई है। जब प्रॉफिट्स रेवेन्यू से फास्टर ग्रो करते हैं तब उसका वैल्यूएशन नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, उसकी वैल्यूएशन री रेटिंग होती है एंड इधर इस स्टॉक में काफ़ी सारा पैसा बन सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट कंपनी पे। कंपनी का नाम है लुपिन और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। देखो, अगर आप 4-5 साल से अगर फार्मास्यूटिकल स्पेस पे नज़र हो आपकी, तो आपको पता होगा कि ये फार्मास्यूटिकल स्पेस काफ़ी टफ फेज से गुजर रहा है अभी। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के स्ट्रगल के पीछे 3 मेन रीजंस है। पहला है कि यूएस में मार्केट प्राइसिंग प्रेशर, गवर्नमेंट फोर्स कर रही है कि कम प्राइस में दवाइयाँ बेचो। दूसरा है कि यूएस एफडीए इजीली अप्रूवल नहीं दे रही, ये उनकी रेगुलेटरी बॉडी है। और तीसरा है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बहुत बढ़ गई है। इन रीजंस की वजह से काफ़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की ग्रोथ स्लो हो गई थी, लेकिन अब सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है और लुपिन उसका क्लियर एग्जाम्पल है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लुपिन ने रिसेंटली बहुत अच्छे अचीव किए पिछले क्वार्टर में। पहला है कि यूएस में काफ़ी सारे नए ड्रग्स लॉन्च किए जिनकी हाई डिमांड है और दूसरा इनके ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कंपनी सेम रेवेन्यू से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है और यही चीज़ें इन्वेस्टर्स को एक्साइट भी कर रही है। रेवेन्यू तो ग्रो हो ही रहा है, लेकिन प्रॉफिट उससे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जनरली साइकिल में ऑपरेट करती है, जब स्लो डाउन आ जाए तो उन्हें काफ़ी इफेक्ट होता है, लेकिन जब रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्लियर हो, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस हो और उनके मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हो तो उनके अर्निंग सडनली एक्सप्लोड कर जाते हैं। और लुपिन में इसीलिए इन्वेस्टर्स अब क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है और अर्निंग्स की स्टोरी में टर्न अराउंड स्टोरी का रूप आ जाता है तो इसका स्टॉक प्राइस बहुत भागेगा। सेकेंड कंपनी है डीएलएफ, जो ऑपरेट करती है रियल एस्टेट सेक्टर में। अगर आपने नोटिस किया हो, पिछले 2-3 साल में इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर एक अपसाइकिल में एंटर कर चुका है। क्यों? कुछ रीजंस क्लियर है। देखो, हाउसिंग डिमांड रैपिडली इंक्रीज कर चुकी है, सबको घर चाहिए। ऊपर से जो लग्जरी और प्रीमियम अपार्टमेंट्स है वो रिकॉर्ड हाई सेल्स पे है एंड सप्लाई उनकी लिमिटेड है और इन ट्रेंड का सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है डीएलएफ। डीएलएफ सिर्फ इंडिया की एक लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी नहीं है, यह मल्टीपल सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। डीएलएफ ऑपरेट करती है रेसिडेंशियल हाउसिंग पे, उसमें प्रीमियम का भी सेगमेंट अलग से है एंड वो कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस में भी है। और इनके रिसेंट क्वार्टर्स देखना एक पैटर्न क्लियर नजर आता है। इनकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाउसिंग सेल्स हुई है, हेल्दी कैश फ्लो से, और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुई है। रियल एस्टेट बिजनेस में एक चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, जब सेल्स रिकॉर्ड हाई पे चले जाते हैं ना, उनका ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होता है। समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। देखो, जो पहला मेजर खर्चा है वो स्टार्टिंग में ही लग जाता है और जब सेल्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो जाती है तब पूरा का पूरा जब सेल हो जाता है वो मेजॉरिटी पोर्शन उसका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी रीजन की वजह से डीएलएफ का रीसेंट प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखा है और अगर मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो स्टॉक काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। थर्ड कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ये कौन से बिजनेस में ऑपरेट करती है सबको पता है, बैंकिंग। अब है ना, जरा 10-12 साल पहले पीछे जाके सोचो, पीएसयू बैंक्स की इमेज बहुत खराब थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी, एनपीएस हाई था, सारे पैसे लेके भाग जाते थे, प्रॉफिटेबिलिटी वीक थी, बैलेंस शीट बहुत कमजोर थी। काफ़ी इन्वेस्टर पीएसयू बैंक से दूर ही रहते थे, कभी कुछ हो जाए कुछ भरोसा नहीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में पीएसयू बैंक्स में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है
और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है SBI। आज SBI की हालत कंप्लीटली डिफरेंट है। उनकी बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग है, उनका क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, उनके NPS रिकॉर्ड लो पे है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी स्टेबल है। और इसी वजह से SBI की प्रॉफिट ग्रोथ रिसेंट क्वार्टर्स में काफी स्ट्रॉन्ग रही है। और जब इतने बड़े बैंक की हालत इंप्रूव हो जाती है और उसमें कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, तब मार्केट उसे एकदम बहुत अच्छी नज़रिए से देखने लग जाता है और उसकी वैल्यूएशन री रेटिंग काफ़ी हाई हो जाती है। फोर्थ स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल्स और इसका सेक्टर है हेल्थ केयर। देखो, अगर मुझे कोई बोले 10-20 साल में किसी एक ही इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है तो वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री होगी। क्यों मैं इतना बुलिश हूँ हेल्थ केयर सेक्टर पे? देखो, रीजंस क्लियर है। पहला है कि इंडिया की एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन वो बढ़ने वाली है, और दूसरा है कि हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है। और जब डिमांड बढ़ता है, ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल चेन्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। और अपोलो हॉस्पिटल्स इंडिया के ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल का लार्जेस्ट कंपनी है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ अपोलो हॉस्पिटल्स की ये है कि वो सिर्फ हॉस्पिटल्स तक ही सीमित नहीं है, उन्होंने पूरा इकोसिस्टम कवर करके रखा है। उनका खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर है, उनका खुद की फार्मेसी भी है, वो डिजिटल ऐप्स में भी काफ़ी डोमिनेट करता है। तो उनका रिवेन्यू जो है वो काफ़ी हर डायरेक्शन से आता है। और हॉस्पिटल बिजनेस में भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है ऑपरेटिंग लेवरेज की, कि जैसे जैसे पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, बेड की एफिशिएंसी बढ़ती है और ज़्यादातर रिवेन्यू डायरेक्ट प्रॉफिट में ही चला जाता है। हेल्थ केयर सेक्टर का एक और एडवांटेज है, डिमांड प्रेडिक्टेबल है। इकोनॉमिक चाहे कोई भी साइकिल में हो, लेकिन हेल्थ केयर इंडस्ट्री कभी रिसेशन में नहीं जाती। कोई भी इकोनॉमिक साइकिल हो, हेल्थ केयर की डिमांड बढ़ने ही वाली है और इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा अपोलो हॉस्पिटल्स को। फिफ्थ कंपनी है आयशर मोटर्स। अगर आप बाइक के शौकीन हो तो आप इस कंपनी को एक और नाम से जानते हो, रॉयल एनफील्ड। देखो, रॉयल एनफील्ड ने ना एक नया ही मार्केट खड़ा किया है इंडिया में, प्रीमियम मोटरसाइकिल्स का। इसके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है? इंडिया में ना एक प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड आ गया। लोग एक्स्ट्रा पैसे देंगे लेकिन उन्हें प्रोडक्ट टॉप क्लास चाहिए। और दूसरे की कंपनी अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस भी बना रही है। यूरोप और लैटिन अमेरिका में इन्होंने काफ़ी एक्सपैंड किया है और उनके काफ़ी सेल्स हो रहे हैं। आयशर मोटर के पास एक और अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि उनकी ब्रांड प्राइसिंग पावर काफ़ी अच्छी है। कंपनी अपने बाइक्स की प्राइस आराम से बढ़ा सकती है और इनकी डिमांड इफेक्ट नहीं होगी। देखो, ये जो रॉयल एनफील्ड बुलेट है ये काफ़ी डिमांड में अभी भी है, तो इसके वजह से आयशर मोटर्स अपने मार्जिन्स काफ़ी अच्छे से इंप्रूव कर रहा है। लास्ट सिक्स स्टॉक है टाइटन। ये एक कंज्यूमर ज्वेलरी स्पेस में ऑपरेट करता है। जब ज्वेलरी की बात करते हैं तो टाइटन क्लियर मार्केट लीडर है और उनका जो तनिष्क ब्रांड है वो काफ़ी फेमस है। इंडिया का ज्वेलरी सेक्टर एक बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट से जा रहा है। अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स से ज़्यादा ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास आजकल लोग जा रहे हैं। पहले लोग लोकल ज्वेलर्स के पास जाते थे, फैमिली ज्वेलर होता था। अभी लोग क्वालिटी, ट्रस्ट और प्योरिटी के एकदम अगर उनको प्रूफ चाहिए तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास जा रहे हैं। और इससे टाइटन को ही फायदा हो रहा है। उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी देखो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, बहुत जगह इनके स्टोर्स भी है और ये नए नए सेक्टर्स में भी अभी डाइवर्सिफाई करना चालू कर दिए हैं। और टाइटन सिर्फ ज्वेलरी तक लिमिटेड नहीं है। टाइटन आजकल आईवियर बनाने लगा है, वॉचेस बनाने लगा है और इवन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स भी। और इसी वजह से टाइटन को लॉन्ग टर्म कंपाउंडर की तरह दिखा जा रहा है। एक तो स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है, इनका लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं दूसरे हाई मार्जिन कैटेगरीज में। इसलिए अगर ये मोमेंटम अच्छा रहे और ये ट्रेंड अच्छा रहे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है ये टाइटन का स्टॉक। तो ये रहे 6 स्टॉक्स के नाम। अब एक सेकंड रुको, विजुअलाइज करो, स्टॉक्स के नाम भूल जाओ और एक पैटर्न नोटिस करो। इन सारे कंपनीज में आपको कुछ चीज़ें कॉमन दिखेंगी। इनके मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, सेक्टर में स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है, इनकी बैलेंस शीट भी हेल्दी है। और जब ये सारी चीज़ें एक साथ होती है तब स्टॉक में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्टॉक की री रेटिंग होती है, वैल्यूएशन री रेटिंग होती है और उस फेज से स्टॉक एक नेक्स्ट लेवल रनअप देना चालू कर देता है। कंपनी के प्रॉफिट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइन मैंने स्टार्टिंग में भी कही थी, स्टॉक प्राइस इन दी एंड लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट को ही फॉलो करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब इन्वेस्ट विद कार्तिक। कमेंट में कुछ डाउट्स हो या फिर कोई अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेंशन। हम एवरी वीक ऐसे ही एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंस वीडियो लेकर आएंगे जिससे हम सबको बेनिफिट हो सके। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।